So yes, now what are we studying right now, children? We are studying all the electronic effects that we see in your ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखते हैं वही हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ. सो दिस इज तो पहला इफेक्ट जो हमने भी किया है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्शन, इंडक्शन देखा है ना आपने. इंडक्शन आपने पहले भी सुना होगा इंडक्शन वर्ड. सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहली चीज है, देखो हमेशा जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, लेट्स अज्यूम ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, ठीक है. अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये CHO लगा हुआ है, ठीक. ऑक्सीजन जो है इस पे हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक. ये आपको पता है. जब क्या करेगा, अब जो ये बॉन्ड है इसके और इसके बीच का, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना CHO ग्रुप में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है. सो व्हाट हैपेंस इज, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, एंड एट द सेम टाइम दिस कार्बन इज गोइंग टू अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ इफ एवर अ सिचुएशन अराइजेस, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ये तुम्हारा रहा न्यूक्लियोफाइल, ठीक, और ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक. सो क्या होगा उस सिचुएशन में, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पहले साइड जो ढूंढेगा अटैक करने को वो यहाँ पे देखेगा, और जो तुम्हारा होगा न्यूक्लियोफाइल जो साइट अटैक करने की देखेगा वो किधर देखेगा, इस वाले कार्बन पे देखेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. या दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम देखो तो क्या लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश कर रहा होगा, इस कार्बन को दे रहा होगा, तो यहाँ पे भी उसको साइट मिलेगी, बट फर्स्ट प्रेफरेंस उसका होगा यहाँ पे अटैक करने का. सो ऑल दीज इफेक्ट्स, everything that is taking place or it is happening or occurring in organic chemistry is because of these electronic effects कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहे हैं, चार्जेस का बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक. सो yes, I am yet to send इस चैप्टर का, मैंने उसका भेज दिया था एडिट करके. as soon as I get नूर I'll share that with you, ठीक है. I'll share maybe by tomorrow, so just remind me once, मुझे पर्सनल मैसेज डाल देना, ठीक. चलो, I've not received it. So coming to inductive effect, चलो क्विकली रिवाइज करते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये बात हमेशा याद रखना. बेसिकली ऐसा इफेक्ट है ये, जैसे कि आपने मैग्नेट में जो इफेक्ट देखा है वही इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है. इंडक्शन हो रहा होगा इसमें. अब कोई कंपाउंड है, ये रहा CH3, मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, CH2 और यहाँ लगा है Cl. अब आपको पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सिचुएशन. जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, सो इट विल ट्राई टू पुल दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. नाउ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट. कंपेयर टू कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सो इट इज गोइंग टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो व्हाट विल हैपन, कार्बन विल अक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो वो थोड़े पावर से इस कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, बट दैट विल बी लेसर टू दैट ऑफ व्हाट क्लोरीन इज डूइंग ओवर हियर, क्योंकि इनकी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है. सो कार्बन इज गोइंग टू ट्राई टू पुल दीज ट्रांसफर, यू कैन, carbon will try to pull these electrons towards itself, but since their electronegativity values are similar, so it will, इसपे बहुत हल्का आएगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव. अब जब इस पे आएगा तो ये वाला कार्बन इससे खींचेगा, लेकिन इस पे बहुत ही कम इफेक्ट लगाएगा क्योंकि वो इतनी दूर है एक तो क्लोरीन से, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिमिलर है. सो इफ यू सी, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट लग रहा होगा वो किस कार्बन पे लग रहा होगा? यहाँ फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है. इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यू लाइक इट. सो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कार्बन पे लग रहा होगा जो क्लोरीन के सबसे पास में है.
So the situation is similar to the situation that we see in case of a magnet. अगर तुम मैग्नेट से कोई एक तुमने नेल इधर पे रख दी, आयरन नेल एक इधर रख दी, एक इधर रख दी, सो मैग्नेट का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा? सबसे पास वाले आयरन नेल पे, उसके बाद इस पे और उसके बाद इस पे। ठीक, सेम इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट भी। ठीक है, so this is this effect in which an electronegative element tries to pull the shared pair of electrons towards itself, thereby inducing an opposite charge or a positive charge on the other elements, is termed as, ये इंड्यूस कर रहा है चार्ज, ये चार्ज था नहीं, इंड्यूस किया है। किसने किया है? क्लोरीन ने किया है। दैट इज वाई दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी हम कर चुके हैं, ये मैं फटाफट से करूंगी। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ये भी हमने किया था। So plus I effect is when you have an electron donating group present. So elements or molecules or atoms which have a tendency to donate the electrons, this effect is called plus I effect. ठीक है, and some elements have a tendency to withdraw electrons, EWG electron withdrawing group present होगा, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमेशा आपका अल्काइल ग्रुप्स आता है। ठीक है, सो ये C3CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। अल्काइल ग्रुप सारे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पे साइनो लगा है, ब्रोमो लगा है, क्लोरो लगा है, नाइट्रो लगा है, ठीक है, सो ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, दे विल इंड्यूस अ माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे, ऐड कर रहे हैं तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, हटा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। सिचुएशंस और जो वो थे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स वी ऑलरेडी डिस्कस, आई नॉट गोइंग टू दैट बिकॉज अदरवाइज हमारा ये रेजोनेंस वगैरह रह जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो यू विल ऑलवेज सी दैट रिकॉर्डेड वन, और आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल्स वी हैड डिस्कस दैट है, टुडे आई विल नॉट डिस्कस। चलो, लेट्स कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस बहुत ही प्यारा इफेक्ट है। आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, अभी जितना हम पढ़ने वाले हैं ना इसके बाद से। सो नाइट्रो कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा रेजोनेंस की चीजें आएंगी। एंड ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे रेजोनेंस। So whenever there is resonance present, what does resonance indicate in any element? So resonance, always and always remember, it is a sign of stability. किसके साइन है? इट इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कोई किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है मतलब उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी। ठीक है, अब लेकिन रेजोनेंस होगा कहाँ पे? क्या हर कंपाउंड रेजोनेंस दिखाता है? नहीं, इट इज ओनली पॉसिबल when there is pi conjugation। ठीक है, पाई बॉन्ड्स आपको पता ही है। सो अगर नहीं पता है प्लीज रिसर्च करना, पाई बॉन्ड्स अभी नहीं समझा रही हूँ। सो whenever there is pi conjugation present in a compound you will find resonance, and resonance is a sign of stability। किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस कोई दिखा रहा है मतलब वो काफी स्टेबल रहेगा। ठीक, होता क्या है रेजोनेंस में? बेसिकली इतनी सी बात समझना कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इन दैट एंटायर कंपाउंड। ठीक, अब जैसे कि मान लो, अब पाई कॉन्जुगेशन तुम कैसे देखोगे कि लेट्स से कंपाउंड है CH2 है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड फिर CH2 है, तो क्या है यहाँ पे? तुम अगर देखो ऑल्टरनेटिवली क्या लगा हुआ है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा? हाँ जी, बिल्कुल दिखाएगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यस और नो? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से पाई कॉन्जुगेशन है, और ये क्या दिखाएगा? रेजोनेंस दिखाएगा। ठीक, नॉट नेसेसरी कि वो कंपाउंड साइक्लिक होगा तभी रेजोनेंस दिखाए। कई बार आपके दिमाग में इमेज होती है कि until there is not a cyclic compound present, कि बेंजीन जैसी रिंग नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। If at all pi conjugation is present, as long as pi conjugation is present, resonance will be shown by a compound. I hope I have made myself clear. इतनी बात आपको समझ आई? Yes? Okay, fine. So I'll proceed now.
नाउ एज आई टोल्ड यू इट इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। इसी को अब क्या होता है बेसिकली रेजोनेंस में, देखो अब इसमें कोई एग्जांपल्स अभी नहीं कोट कर रही हूँ बिकॉज वी आर अगेन शॉर्ट ऑफ टाइम। अब मान लो ये है तुम्हारा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं अब यहाँ पे मान लो ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तुमने ये पढ़ा हुआ है, ओके। मुझसे हाँ, अब क्या होगा जब यहाँ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब ये इफेक्ट्स आते हैं, यहाँ पे तुम कोई ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उनके इफेक्ट्स अलग आते हैं, चैप्टर में जब डिटेल में आएगा समझाऊंगी। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जब सल्फोनेशन नाइट्रेशन सब पढ़ाऊंगी, so I'll get into that. So what happens basically, this bond, double bond keeps on shifting. I mean it keeps on shifting places. ये यहाँ था पहले डबल बॉन्ड, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे फिर सेम चार्जेस विल रिपेल, तो ये वाला जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सीधा प्रेजेंट है, सीधा है, मान लो ये टेढ़ा बना हुआ है, यहाँ पे आएगा। अब जब यहाँ पे आया तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी और ये फिर लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे, ये इधर आ जाएगा। सो अगला स्ट्रक्चर जो तुम्हारा बनेगा, जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था वो कैसा था कि ओके ये पूरा चला गया, ऐसा था मैंने बनाया, ठीक है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ द डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी जगह पे से हट रहे हैं, बना रहे हैं, हाँ। सो डबल बॉन्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी जगह से हिल रहे हैं, जा रहे हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा, मैंने बोलता ये डबल बॉन्ड इधर से इधर आएगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर आया तो इधर आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया तो इसकी इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेगा, फिर ये वाला इधर आ गया और दूसरा वाला इधर आ गया, ठीक। अब फिर से शिफ्टिंग होगी, फिर से शिफ्टिंग पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल अगेन। फिर से क्या हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड सारे शिफ्ट करेंगे और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। सो दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन हैपनिंग, ये शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड्स कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस द एंटायर टाइम, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो काफी लंबा है रेजोनेंस का, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैकेनिज्म पूरा हटा दिया है, बट इसका मैकेनिज्म काफी स्टेप वाइज लंबा है, and I'm not getting into the mechanism right now. When I will teach you sulfonation nitration, then I'll get into that. So yes, what happens, the shifting of double bond keeps on taking place, and these structures are called as resonating structures, ठीक है। और हमेशा ये कभी होगा, रेजोनेंस होगा जब पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, इट इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू अ कंपाउंड, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे रेजोनेंस है। अब यहाँ पे जब रेजोनेंस आता है ना बेटा, तो एक बात बता देती हूँ कि रेजोनेटिंग जो तुम्हारा अभी कोई भी अगर बेंजीन की या फिनाइल रिंग लगी हुई है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वो बहुत चीजें डिटरमाइन करता है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट लगता है सेम। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये हम करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, इसमें ज्यादा मतलब अभी मत दिमाग आप लगाओ, क्योंकि दिस वी आर गोइंग टू डू when we start with nitrogen containing compounds, ठीक है। रेजोनेंस में लॉस इन एनर्जी नहीं, लॉस इन एनर्जी नहीं होता है सुशील, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे बहुत डिटेल की चीजें बोल रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, देयर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है काफी हद तक हाइपोथेटिकल है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली नॉट टू स्ट्रक्चर्स, इट इज एक्चुअली रेजोनेटिंग बिटवीन देम। इनफैक्ट जो हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो कुछ ऐसा बनाते हैं, तुमने देखा होगा कई बार स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, देखा होगा ना, ऐसे सर्कल सी रिंग बन जाती है। सो बेसिकली हम ये स्ट्रक्चर बेंजीन का इसीलिए बनाते हैं टू शो दैट दीज बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग ट्रांसफर्ड। सो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है तुम्हारी बेंजीन रिंग की, एंड देन देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस, बट इट्स स्टिल अ स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट टू स्ट्रक्चर्स, लाइक हम दिखाते हैं ना कि दो स्ट्रक्चर बन रहे, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दिस इट इज एक्चुअली रेजोनेटिंग बिटवीन देम, और इसीलिए हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, इट कीप्स ऑन कैरिंग दिस आई मीन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डीलोकलाइज्ड, सो ये हमेशा घूमता रहता है, इसीलिए अपने पास लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा इसमें, ठीक। ये पूछा है दूसरे बच्चे ने, अमन ने, वाई बॉन्ड्स शिफ्ट, बॉन्ड्स इसलिए शिफ्ट होते हैं बेटा, जो पाई बॉन्ड्स में हमेशा का पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। सो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ,
ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो इसीलिए तुम्हारा रेजोनेंस दिखता है। रेजोनेंस हम करेंगे डिटेल में। अब दूसरा देखते हैं, एक और कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बहुत ज्यादा नहीं आएगा अपने उसमें, क्या बोलते हैं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम जब पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, ये बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी आता है। ठीक है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन पे आ जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है एंड वाई, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ ना, आई वांट टू फिनिश इट ऑफ टुडे। और मुझे क्यों टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आपको बतानी, बोल दो वो बहुत आसान है, कुछ खासा नहीं है उसमें, बट स्टिल आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। चलो, सो हाइपर कॉन्जुगेशन, अब तुम देखो कि ये जो है, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसको हम कहते हैं बॉन्डलेस रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है बॉन्डलेस रेजोनेंस। ठीक, अब मैं इसमें और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या है, रेजोनेंस का मतलब ही क्या, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल होता है। ठीक, और स्टेबल बनाता है कंपाउंड को, और कोई कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू कंपाउंड का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा हो। ठीक, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। वहां पे मैंने बोला था रेजोनेंस में पाई पाई कॉन्जुगेशन था, यहाँ पे क्या है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, और लेकिन अब तुम एक बात हमेशा याद रखना, इसमें तुम्हें एक चीज दिखेगी अभी जब मैं आगे आऊंगी। चलो, जब आगे आती हूँ तो ही बताती हूँ। अब एक कंपाउंड देखो यहाँ पे, कंपाउंड बता दूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, वैसे बहुत थ्योरेटिकल लगेगा अदरवाइज। ठीक है, एक ये है, अब तुमको पता है कि ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे जो ये कार्बन है तुम्हारा, दिस इज योर अल्फा कार्बन। ठीक है, ये क्या है, अपना अल्फा कार्बन है। ठीक, और ये जो है तुम्हारा, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं अल्फा कार्बन के साथ, इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इनको, अल्फा हाइड्रोजन। ये पता होगा शायद, आई बिलीव कि ये तो पता ही होगा। आई एम अज्यूमिंग, नहीं पता है तो बता देना। ठीक है, नहीं पता है तो बता, मतलब जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकती हूँ, देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, वेट करो, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाती हूँ। ये स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया है, नॉट राइटिंग एनीथिंग। ये अल्फा कार्बन है अपना। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है। अब मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अब देखना स्ट्रक्चर को, अब यहाँ पे इन स्ट्रक्चर से बताओ मुझे कि क्या स्ट्रक्चरल, और ये जो एच है ये कहीं दूर है, बॉन्डिंग नहीं है। क्या सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर में, कोई मुझे बताएगा, या क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, कोई मुझे बताएगा प्लीज। देखो, हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना तुम्हारे डबल बॉन्ड के, ये क्या करते हैं, दे दे इंटरैक्ट। ठीक है, दे ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू इंटरैक्ट। ठीक है, और इस वजह से वो किस पे इफेक्ट डाल देते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उनके बगल वाला, उस पे इफेक्ट डाल देते हैं। दीज बॉन्ड्स हैव अ टेंडेंसी, दीज जस्ट ड्राइंग दीज, ये जो डबल बॉन्ड है ना तुम्हारा ट्राई सिग्मा बॉन्ड, इसकी टेंडेंसी होती है इंटरैक्ट करने की, और ये अपने बगल वाले सिंगल जो सी एच बॉन्ड है इस पे इफेक्ट डाल देते हैं। अब क्या हुआ, जो ये वाला बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड, अब इसने जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे बेसिकली, ये इस पे शिफ्ट हुए, किस पे शिफ्ट हुए, अपने कार्बन पे शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहां से यानी डबल बॉन्ड हट गया, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा तो स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा। यस, ऑलवेज रिमेंबर, ये सब हो किसकी वजह से रहा है, ये हो इन डबल बॉन्ड्स की वजह से रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी टेंडेंसी है पार्टिसिपेट करने की, इंटरैक्ट करने की, शिफ्ट करने की, और इसका इफेक्ट किस पे आता है, इसका इफेक्ट आता है अपने बगल वाले जो सिंगल बॉन्ड होता है उस पे आता है।
सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये वाला जो अपना डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, ठीक है, जिसपे मतलब जहां पे पी ऑर्बिटल नहीं शेयर्ड होगा उस पे ये यूजुअली शिफ्ट करता है व्हेनेवर देयर इज एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। तो इसीलिए मैंने कहा था वीएससीपीआर थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एनीवे कि हम करेंगे, ये भी करेंगे आगे, डोंट वरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो अब जब ये वाले बॉन्ड्स यहाँ से शिफ्ट होते हैं, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने खींच लेता है, ये वाला बॉन्ड हटेगा, तो फटाफट से क्या होगा, इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी करने के लिए, वापस उसको स्टेबलाइज करने के लिए, सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन जब इस कार्बन और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा तो भाई कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंसी है। अब ये वाला कार्बन जो है जहां पे हाइड्रोजन लगा था, तो क्या कर देगा, इसको अपनी पास से हटा देगा, इस वाले हाइड्रोजन को, मतलब पार्शली, अभी डिटैच नहीं हुआ, अलग नहीं चला गया है। ऑलवेज रिमेंबर में यही, अब ये हाइड्रोजन यहां से ऐसे लगेगा फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इट इज फ्लोटिंग, इट अपीयर्स, जो कनिका ने बोला यस इट अपीयर्स, इट इज फ्लोटिंग, राइट। लेकिन क्योंकि किसकी वजह से, क्योंकि इसने अपने जो कॉन्सिक्वेंट सिंगल बॉन्ड था उस पर असर डाला है, ठीक है। अब इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं या बॉन्डलेस रेजोनेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ऐसे दिखाते हैं कि ये फ्री है, बट इट इज वेरी मच इसे फ्लोटिंग दिखा रहे हैं, बट इट इज वेरी मच फ्री टू अगेन बॉन्ड विद दिस। ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ सकते हैं, शिफ्टिंग वापस हो सकती है, ये भी रिवर्सिबल स्ट्रक्चर, रिवर्सिबल है, इफेक्ट ये परमानेंट रहता है। ऐसा नहीं कि कोई कंपाउंड अगर रेजोनेंस आज हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है तो बाद में नहीं दिखाएगा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, जिनमें सिग्मा पाई बॉन्ड होगा वो दिखाएंगे ये इफेक्ट। सो व्हाट हैपेंस इज हाइड्रोजन अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग, बट एक्चुअली जो ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग स्टिल एग्जिस्ट। ओवरलैपिंग आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इसने छोड़ा नहीं है, अपने उससे हटा नहीं दिया, स्ट्रक्चर से लीव नहीं कर, यहाँ से निकाल नहीं दिया है, ठीक है, इट हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड बाय एनी चांस, देयर इज स्टिल ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, बॉन्ड की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। एंड इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, बॉन्डलेस रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या होता था, उसमें बॉन्ड्स शिफ्ट होते थे, रेजोनेंस में क्या होता था, ये बॉन्ड होते थे, ये शिफ्ट हो जाते थे, मगर इसमें क्या है, बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, देयर इज नो, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे ऐसे बॉन्ड इधर नहीं आ जा रहा कि इधर का डबल बॉन्ड इधर आया तो जरूर, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए और इस वजह से इस हाइड्रोजन को बेचारे को निकलना पड़ा इधर से बाहर, ठीक है, मतलब वो देर इज स्टिल ओवरलैपिंग बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो अभी भी चल रही है, लेकिन ओवरलैपिंग है, अब शेयरिंग खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि इसको इसकी वैलेंसी 5 तो हो नहीं जाएगी, और इसने अपना जो बॉन्ड है यहाँ पे खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए ऑलरेडी, आप देख रहे हो क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के पास। सो दिस काइंड ऑफ conjugation is termed as hyperconjugation, or it is also called no bond resonance या bondless resonance, and it is always a sign of stability। अब एक चीज याद रखना, तुम्हें अभी समझ आएगा जब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। कुछ क्वेश्चंस है मैम, नेट चार्ज 0 है, अभी तक 0 था, जब हाइड्रोजन फ्लोट कर रहा है तब उस पे देखो एक लोन पेयर आ गया है बेटा, है ना, उस कार्बन पे क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, मतलब 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। हाँ, अब एक अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए उसके पास, 2 थे, 2 हो गए, ठीक। अब मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ कि इसका रूल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसका मतलब, ऐसा भी क्या स्पेशलिटी, अब देखना कि एग्जाम्पल से तुम समझोगे अच्छे से। मैं 4 स्ट्रक्चर बनाती हूँ, और मैंने बोला कि स्टेबिलिटी देता है, क्या देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी देता है। अब ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक स्ट्रक्चर मेरा मान लो पहला ये है। दूसरा स्ट्रक्चर ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दूसरा स्ट्रक्चर है ये मेरा। तीसरा स्ट्रक्चर ले लो C CH CH3, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। और मेरा चौथा स्ट्रक्चर है, मान लो CH3। अब मैं अगर पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो आप क्या बोलोगे? तो द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन, ठीक है। तो जिसने फोर्थ वन बोला था वो उन्होंने ये क्या चलता है अपना ऑडियंस पोल में, वो जीत गए। सो यस,
फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि पहला कार्बन जो फंक्शनल रूप से अटैच है उसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे वाले में 1 2 3 1 2 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरे वाले में देखो 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और चौथे वाले में 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस होते हैं। अब इस हिसाब से अपना फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था, फिर था थर्ड, फिर था सेकेंड, फिर था फर्स्ट सबसे कम स्टेबल था। So this is the role which hyperconjugation plays. So greater the number of alpha hydrogens, greater will be your stability. Whenever ये क्वेश्चन आता है, ये आपने, मैं बोली सिलेबस में नहीं आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा कुछ नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन का अपने 12th के सिलेबस में, पर कभी कभी कॉम्पिटेटिव में आता है। सो ऑलवेज काउंट योर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड जिसमें भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लेके होगा, ठीक है। यस, सो अभी इतनी बात समझ आई हाइपर कॉन्जुगेशन की। एंड ऑलवेज फील फ्री, आप डिटेल में हमेशा खुद ज्यादा पढ़ सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैंने जितना बताया है उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, आई मीन टू से कि इतना कुछ सिलेबस में इसका नहीं आएगा। कॉम्पिटेटिव में कभी कभी आ जाता है थोड़ा बहुत 1 2 नंबर का, पर आ जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक, याद रखना। इसमें क्या होता है, ये भैया एक परमानेंट इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, दिस इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। जब भी कोई टेम्पोररी इफेक्ट होगा तो वो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा होगा। तुमने रिएजेंट जैसे हटा दिया, इफेक्ट अपना रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक। सो दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। This effect is known as electromagnetic effect, which is basically taking place in the presence of a reagent. The moment you remove the reagent, आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये मेरा कोई कंपाउंड था, ए डबल बॉन्ड बी, ऐसे कुछ कंपाउंड रहा होगा, मैंने उसमें डाल दिया क्या, कोई रिएजेंट डाल दिया इसमें, अटैकिंग रिएजेंट। इसने क्या किया, मेरे डबल बॉन्ड को दिया तोड़, तो मेरे ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, बी पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मान लो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा रही होगी, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रही होगी, कम रही होगी। सो बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिएजेंट डाल के आया है, ठीक है। वाई? बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, इसलिए बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से रिएजेंट हटा दूंगी, ये रिएजेंट के प्रेजेंस में हुआ था, ऐसे चार्ज सेपरेशन हो गया था, क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के डबल बॉन्ड टूट गया मेरा। जैसे ही मैंने रिएजेंट हटाया, माइनस कर दिया, माइनस रिएजेंट, वापस से मुझको क्या मिल जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस effect is taking place in the presence of a reagent. The moment you remove the cause, वो क्या होगा, वापस से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली डिस्टॉर्शन होता है, खाली बॉन्ड्स का क्या हो रहा होता है, डिस्टॉर्शन, खाली चार्ज सेपरेशन ही तो हुआ था। सो इट एंड डिस्टॉर्शन ओनली अकर्स एज लॉन्ग एज द रिएजेंट इज प्रेजेंट। सो तुम रिएजेंट हटा दोगे, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो डिस्टॉर्शन अकर्स टिल रिएजेंट इज प्रेजेंट, द मोमेंट यू रिमूव द रिएजेंट, डिस्टॉर्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेसिकली तुम हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, और टीचर आई, एक टीचर ने तुम्हें बात करते हुए देखा, उसने तुम्हें सीटें अलग कर दी, तो अपना अपना अलग हो गए, और तुम्हें टेस्ट में चीटिंग करनी थी, एक के ज्यादा नंबर आए, एक के माइनस में नंबर आ गए, मान लो नहीं बता पाया, वो चीटिंग नहीं करवा पाया तुम्हारा दोस्त। पर नेक्स्ट पीरियड में जिस टीचर को तुमसे प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी दोस्ती से, वो क्या करेगी, तुम वो जैसी वाली टीचर गई पुरानी वाली, तुम दोनों वापस से साथ में बैठ गए। सो दिस इफेक्ट इज ओनली प्रेजेंट एज लॉन्ग एज द रिएजेंट इज प्रेजेंट। जब तक तुम्हारी टीचर है सर पे, तब तक तुम अलग अलग बैठे हो, जैसे वो चलेगी तुम वापस से एक हो गए। इतनी बात समझ आ गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। The electromagnetic effect does not act as a reagent, Gulam. Electromagnetic effect takes place in the presence of a reagent. ठीक है, ये तभी होगा जब कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा, ठीक, मतलब ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। सो दैट रिएजेंट इज कॉजिंग अ डिस्टॉर्शन, ओके, और चार्ज सेपरेशन। इट इज नॉट टेकिंग प्लेस विदाउट अ रिएजेंट, ठीक।
सो नाउ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, जस्ट लाइक योर इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस ई, जैसे वो प्लस आई था वैसे ये प्लस ई इफेक्ट है, और माइनस ई इफेक्ट है। प्लस ई इफेक्ट कब होता है, whenever there is an electrophile present, और माइनस इफेक्ट कब आएगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो। सो ये हो गया तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं आएगा, इतना कुछ देखने को खास नहीं मिलेगा, बट इतना बस तो याद रखना कि जब भी कोई रिएजेंट की प्रेजेंस में डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड्स हो रहा हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। सो वील नॉट अगेन गोइंग टू द डेप्थ ऑफ इट। आप हमेशा इसका बेसिक समझ लो, बाकी आप रिएक्शंस के टाइप्स आप देख सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल होंगे, मैं नोट्स दूंगी तो उसमें थोड़े रिएक्शंस इंक्लूड कर दूंगी, एग्जांपल्स इंक्लूड कर दूंगी कि आपको रिलेट कर पाओ, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है अभी तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है या इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मे बी रेजोनेंस, इज देयर अ डाउट दैट यू हैव? क्योंकि अब मुझे इसके बाद करने हैं दो तरीके के ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मुझे पता है उसके बाद आपकी मैथ्स की 2 घंटे की क्लास है, सो यस लेट अस क्विकली डू इट। Clear, okay, fine. And if you have a doubt, please always feel free to text me. I keep on saying that कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, उसका सोल्यूशन बात करने से ही होगा। सो इफ यू अज्यूम मैं नहीं बताऊंगी या मैं अज्यूम कर लूँ तुम्हें आ गया, सो अजम्पशन आई एम अज्यूमिंग तुमको आ गया है, बट इफ यू हैव अ डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। चलो अब हम देखते हैं नया टॉपिक। ये हमने अभी तक क्या देखे थे, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखे थे। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत इजी है, तुमने बचपन पढ़ के आए होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, ये सारी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक में भी अपनी रिएक्शंस होती है। सो अपनी पहली रिएक्शन देख लो क्या है, ये आएंगी अभी जब डिटेल में आती रहेंगी बताती रहूंगी, ये बहुत आएगा ये सबको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारी टीचर एब्सेंट है, दूसरी टीचर ने तुम्हारे लेक्चर ले लिया, पी वाले सर ने दिया तो वो खेलने को मिला, नहीं तो पढ़ाई करने को मिला। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई और आया, किसी ने किसी की जगह ले सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो सेम इसमें क्या हो रहा है, वन एटम रिप्लेसेस द अदर, एक एटम दूसरे वाले को रिप्लेस कर दे रहा है, यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन कुड बी ऑफ अगेन 3 टाइप्स का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। कौन कौन सा तुमने पढ़ा है, ES मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं इसको एक एक एग्जांपल से और आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके उसको सब्स्टिट्यूट कर। अब देखो यहाँ पे मान लो ये था मेरा एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ये Cl प्लस आ गया, ठीक है। अब Cl से पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, जो एकदम भी Cl तुम ऐसे ही लिख लो, अभी Cl आ गया यहाँ पे, और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज लेके तो बिल्कुल नहीं रह सकता। क्या करेगा ये, यहाँ से किसको लात मारेगा, सबसे पहले आएगा, अगर Cl पे पॉजिटिव चार्ज नहीं भी हो, लेट्स से मान लो नहीं भी है, ठीक है, Cl अगर आएगा तो किसको लात मारेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को लात मार देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को लात मारेगा और खुद अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन बेचारा बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, मैंने बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग लिखी है वैसे तो, आई एम सो सॉरी, नोट्स में समझ आएगा थोड़ा ज्यादा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैच हुआ, उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तुम्हारे बेचारे हाइड्रोजन को, कोई भी हो सकता है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक में देखो, अब मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया, लेट्स से CH3Cl है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब क्या होगा देखना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मान लो मैं ले रही हूँ CH3Cl, OH माइनस है मान लो मेरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा Cl, तुम्हें पता है क्या कर रहा होगा कि Cl ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखे होंगे, इसके साथ जो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड किया हुआ है कार्बन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा,
अब मेरा न्यूक्लियोफाइल देखेगा भाई इधर पार्शियल पॉजिटिव है, मैं जाके इधर अटैक करता हूँ, भाई न्यूक्लियोफाइल तो वही अटैक करेगा ना जहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको दिखेगा। बस ये फटाफट गया, इसने यहाँ पे सीएल को लात मार दिया और खुद जाके न्यूक्लियोफाइल से अटैक कर लिया, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ये सीएल। अब सीएल ने क्या किया हुआ था, अपनी तरफ बॉन्ड खींचे हुए थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बाहर निकल गया, OH जाके अटैच कर गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूक्लियोफाइल मतलब सॉरी ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल ने जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एंड तुम्हारा ये बाहर हो गया दूसरा एटम। तीसरी तरह का रिएक्शन क्या है, तीसरा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। ये समझ आया न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, ये हम अगेन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम्हें और ज्यादा समझ आता रहेगा। सो नेवर मीन डोंट लूज हार्ट कि बहुत जल्दी में समझ रहे हैं, बट इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू, नथिंग आई मीन, बिकॉज ईएस तो हम करेंगे ही करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे ही करेंगे, अपने सिलेबस में ही है, ठीक। सो वो डिटेल हम करते रहेंगे। जैसे मान लो ये CH4 है और यहाँ पे तुमने डाला मीथेन था, ठीक है, इसको करा दिया तुमने रिएक्ट, ठीक। अब क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है कि जब हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में रखेंगे तो ये फ्री रेडिकल बना लेगा सीएल के, ठीक। अब क्या करेगा ये, जब फ्री रेडिकल इसके बन गए सीएल के, तो ये क्या करेंगे आगे जाके, बदमाशी क्या करेंगे, यहाँ से एक एच को भगा देंगे, ठीक है। एक एच यहाँ पे CH4 था ना, 4 एच थे, एक एच को हटा के कौन जुड़ जाएगा, सीएल जुड़ जाएगा, ठीक। अपना एच बाहर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ये बाहर हुआ, यहाँ से कौन बाहर हुआ, H+ बाहर हो गया इधर, H+ किसके साथ चला जाएगा, दूसरे वाले सीएल ने यहाँ पे जोड़ा होगा, सो वो उसके साथ जाके अपनी दोस्ती बना लेगा, HCl बना देगा। सो एक तुम्हारा बन जाएगा क्लोरोमीथेन, एक हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल लो कुछ भी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दो फ्री रेडिकल्स हैं सीएल के जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन ने जाके इसके साथ अपना बना लिया कंपाउंड। सो बेसिकली अ फ्री रेडिकल इज सब्स्टिट्यूटिंग सम अदर एलिमेंट, सो वी टर्म इट एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग, न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है जाके, ठीक है। और फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसके एग्जांपल्स आर एनॉर्मस, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप तीनों के देखना, फ्री रेडिकल के, न्यूक्लियोफिलिक के, इलेक्ट्रोफिलिक के, बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक। अब दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है अपना एडिशन रिएक्शन, ये अपने कोर्स में नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा सबसे ज्यादा, एलिमिनेशन भी आता है कभी कभार, एडिशन नहीं आता, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, बेसिकली एड क्या हो रहा था, इट इज द एडिशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, या तो डबल बॉन्ड आ रहा होगा या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, वही इसका साइन एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो सॉरी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एंड तुम्हारा ये बॉन्ड धीरे धीरे हटते जाएंगे, कैसे हटते जाएंगे, ठीक। जैसे कि मान लो पहले सबसे पहले कैसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो ये साइकिल चलती रहेगी, और एडिशन रिएक्शन तभी होते हैं जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है, हम कुछ ऐड करते हैं, तुमने देखा होगा जब ये होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल फैट्स, तुमने पढ़ा होगा 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो क्या हो रहा होता है, एडिशन रिएक्शन हो रही होती है। अब मान लो ये कोई कंपाउंड है ऐसे CH3 CH2, अब इसमें तुमने क्या डाल दिया, यहाँ पर तुमने डाल दिया HBr, ठीक है, H+Br- HBr डालोगे तो क्या करेगा, ये HBr जाके यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, और Br तो जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन होंगे, ये वाला H उधर चला जाएगा, यहाँ पे सबसे जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे ये जाके उधर अटैच कर लेगा खुद को, और क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड उस वजह से हट जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा सा कुछ हो जाएगा कंपाउंड आगे जाके, कैसा हो जाएगा, रुक जाना, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे हट गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये हट गया, यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ गया इस वाले कार्बन के साथ, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो डबल बॉन्ड बस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और Br ने देखा वो कहाँ पे आके लग गया, इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो अभी पहले से ये थे सेकंड वो। सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई और कंपाउंड आके ऐड हो रहा है,
अब जब कोई कंपाउंड ऐड होगा तो बाय डिफॉल्ट आपके बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, बॉन्ड को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो कुछ थोड़ी ऐड हो सकता है। फॉर दैट रीजन किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड से अगर कोई चीज डबल बॉन्ड हो रही है तब भी एडिशन हो रहा होगा, मतलब कोई और एलिमेंट आके ऐड हुआ है, इस वजह से एक बॉन्ड हटा है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा होगा तब भी उस केस में कोई और एलिमेंट आके ऐड हुआ होगा, बिकॉज ऑफ विच तुम्हारा डबल बॉन्ड हटा होगा। सो एडिशन रिएक्शन को कैसे पहचानोगे? जब भी तुम्हारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हट रहे होंगे, उसकी जगह कोई और एलिमेंट आके ऐड हो रहा होगा, सो दैट इंडिकेट्स की एडिशन रिएक्शन हो रही है। ये भी देखने को मिलेगी, डिटेल्स इसके नहीं आते, डिटेल इसी के आएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह जब भी आया है एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन का है, ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में तो एक ही दो मैकेनिज्म है, तो ज्यादा अपने को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बट यस यू शुड नो। Yes, Sushil, absolutely. Markovnikov's rule is used over here. Definitely. Yes. We make use of that. और अभी हम मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स भी तुम्हारा उस पहले चैप्टर में आता है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर था ना जो अपना हेलोजन वाला, क्या नाम था उसका, हेलो एल्केस हेलो एरीज, उसमें बहुत आता है मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स, और सब्स्टिट्यूशन भी आया, देखा होगा आपने। इलेक्ट्रोफोरेटिक सब्स्टिट्यूशन ES1 ES2 दोनों होते हैं उसमें। एनीवे टाइम मिलेगा तो हम देख लेंगे वो, और अपने सिलेबस में जब भी आएगा तो वील कीप ऑन, आई मीन जो रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट अब ये चीजों में चलते जा रहे हैं वो वी विल नॉट स्किप ऑफ कोर्स इन ऑर्गेनिक, तो वो एज एंड व्हेन जब भी आएगा मैं पढ़ाती रहूंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। अभी तुमको बस बेसिक्स सीख रहे हैं, ये समझना बेसिक्स है ये बिल्कुल, ठीक है। और लास्ट तरह की रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिकली क्या होगा रीअरेंजमेंट में भाई? रीअरेंजमेंट में किसी और तरीके से अरेंज हो जा रहे होंगे, उसको हम कहते हैं क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मान लो कोई कंपाउंड है किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, ऐसा था CH3 है, CH2 CH3 ऐसे है, और तुमने यहाँ पर डाल दिया AlCl3, तो ये रिएक्शन भी तुमने शायद देखी है, पता नहीं देखी होगी अभी। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH3, और ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ तुम देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, खाली अरेंजमेंट डिफरेंस है, तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो यही इसी को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिकली रीअरेंजमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक। सो एवरीबडी बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।